आप लोगों को एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं। जैसा कि हम लोगों को बहुत लंबे समय से इंतजार था कि यूपी पुलिस को लेकर कब नोटिफिकेशन आएगा, कब उसको लेकर सरकार चुप्पी तोड़ेगी, तो अपेक्षित है कि अगले एक आध महीने में नोटिफिकेशन हमें मिल जाएगा। लेकिन किस तरह का कंपटीशन होगा, किस तरह से पढ़ना होगा, लोग इसके बारे में किस किस तरह के तर्क दे रहे हैं और हम आपकी क्या सपोर्ट कर सकते हैं, क्या हेल्प कर सकते हैं, मैं उसको लेकर आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं और अपने एक बैच के बारे में भी बताना चाहता हूं कि हमारा एक बैच स्पेशली इसी के लिए है और वो बैच कुछ यूनिक होगा, कुछ अलग बैच होगा। सामान्य तौर पर जिस तरह के बैचेस होते हैं उस तरह का बैच नहीं होगा। तो पुलिस की तैयारी करने वाले बच्चे के बारे में मेरा सोचना ऐसा है कि इसमें से 99% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि सेल्फ स्टार्ट नहीं होते, सेल्फ मोटिवेटेड नहीं होते, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं होते। ये बेचारे खेतिहर संस्कृति के लोग हैं, बबूल की तरह बढ़ते हैं, हम लोगों को बहुत ज्यादा कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाती है। दूसरा क्या है, ये बच्चा थोड़ा भटकाव में रहता है। भटकाव इस तरह का है इसकी लाइफ का कि अगर किसी शॉर्टकट वाले आदमी से, यानी किसी डायरेक्ट नौकरी दिलवाने वाले आदमी से 1.5 मिनट फोन पर बात हो जाए तो अगले 1.5 महीने तक बेचारे का मन नहीं लगता पढ़ने में। तो इस तरह की लाइफ अगर इसकी चल रही है तो कैसे सिलेक्शन होगा, क्या करना चाहिए? कंपटीशन का आपको पता होगा कि यूपी पुलिस का कंपटीशन मैं समझता हूं एसएससी के कंपैरिजन में कम नहीं कह सकते, टक्कर देने वाला होगा। क्योंकि जितना भी एयरफोर्स और नेवी की तैयारी करने वाला बच्चा था वो आज की डेट में अधिकांश बच्चा जो है, अधिकांश स्टूडेंट जो है वो पुलिस की तैयारी के लिए आ गया है, सिर्फ इस वजह से कि यहां नौकरी जो है केवल 4 साल की है और यहां नौकरी आपको लाइफ टाइम मिलने वाली है, 60 ईयर्स तक मिलने वाली है। और ये बच्चा थोड़ा तेज होता है, ये बच्चा थोड़ा सा टेक्निकल ब्रेन का होता है। तो इस तरह के स्टूडेंट्स के सामने सामान्य तौर पर जो पुलिस की तैयारी करने वाले बच्चे होते हैं उनको थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर कहीं सिलेक्शन होगा। दूसरा क्या है, मेरा ऐसा मानना है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए मिनिमम 50 लाख लोग अप्लाई करें, ये सामान्य बात होगी। इतना तो करेंगे ही करेंगे और हर आदमी दौड़ रहा है, तेजी से दौड़ रहा है। तो रेस्ट करने की अगर बात करते हैं तो रेस्ट करने वाले आदमी को कुछ नहीं मिल सकता। तो यहां किस तरह से आपको मेहनत करनी चाहिए, हम लोगों ने आपके लिए एक ऐसा ही बैच डिजाइन किया है जिसमें प्रॉपर धक्का लगाया जा सकता है, यानी ऐसे बंदे को भी पढ़ाया जा सकता है वो जो कि भटका हुआ है, जिसको पता ही नहीं है कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। दूसरा, आप लोग जानते हैं कि यूपी पुलिस की अगर बात की जाए तो मैं समझता हूं कि सीजन की अंतिम बारात, अगर आपका अब सिलेक्शन नहीं हुआ तो कम से कम 5 साल आपको वेट करना पड़ेगा। क्योंकि गवर्नमेंट तो वैकेंसी लोकसभा या विधानसभा का चुनाव होता है तभी लेकर आती है, क्योंकि उससे हमारे वोट में कुछ इजाफा हो सकता है। तो ठीक है, वो गवर्नमेंट का अपना सोचना है, लेकिन आपको जुट जाना चाहिए, 5 साल का वेट नहीं करना चाहिए। तो इस तरह के लोगों के लिए, इस तरह के स्टूडेंट्स के लिए जो भटके हुए हैं, जो धक्के से चलते हैं, उन लोगों के लिए हमने एक स्पेशल बैच डिजाइन किया है जो बैच बिल्कुल यूनिक होगा। इस बैच की कुछ कंडीशंस होंगी। सबसे पहली कंडीशन इस बैच की ये होगी कि अगर हमें 5 से 6 महीने का समय मिलता है एग्जाम में तो हमारी क्लास पर डे 6 घंटे चलेगी, और अगर आपको केवल 3 से 4 महीने का समय मिलता है तो हमारी क्लास पर डे 10 घंटे भी चल सकती है। यानी अगर आप 10 घंटे पढ़ने की सामर्थ्य रखते हैं तो हमारे यहां आ सकते हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दूसरी कंडीशन ये है इस बैच की कि हम लोग इसमें प्रॉपर एक टेस्ट लेंगे, जिस टेस्ट के माध्यम से ये नहीं देखना चाहते कि आप इंटेलिजेंट कितने हैं, सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि आप जुझारू कितने हैं, कर्मठ कितने हैं, कोशिश कितनी करते हैं, सरेंडर तो नहीं कर देते। तीसरी कंडीशन इस बैच की ये होगी कि आपके पेरेंट्स, आपके मदर फादर, आपके गार्जियंस आएंगे तभी इस बैच में एडमिशन मिल पाएगा आपको, अदरवाइज नहीं मिलेगा। क्योंकि इन लोगों से हम लोग मारने, पीटने, धमकाने, डराने, सबकी प्रॉपर रिटन में परमिशन लेना चाहते हैं। हालांकि ये सब मैं समझता हूं बिल्कुल भी उचित नहीं है, किसी को मारना, पीटना, डराना, धमकाना। लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है 2-4% स्टूडेंट ऐसे आते हैं
जिनके लिए ऐसा लगता है कि अगर ये उपाय और कर लिया जाए, ये काम और कर लिया जाए, तो हो सकता है कि ये कल से पढ़ना स्टार्ट कर दे। तो अगर हमारे 2% स्टूडेंट केवल इतने से ही सिलेक्ट हो सकते हैं, केवल इतना और प्लस करने से काम हो सकता है, तो मैं नहीं समझता कि इसमें कोई हर्ज है। कभी कभी हमें धक्का लगाना भी पड़ता है। चौथी कंडीशन इस बैच की ये होगी कि इसमें मोबाइल बिल्कुल भी अलाउड नहीं होगा। आप हमारे यहाँ 6 घंटे से लेकर 10 घंटे जब तक बैठेंगे तब तक मोबाइल आपके पास नहीं होगा। गलती से अगर आप ले भी आते हैं तो ये ऑफिस में आपको सबमिट करना पड़ेगा, आप इसको अपने पास नहीं रख सकते। पांचवी कंडीशन इस बैच की ये होगी कि आप लोगों को किसी भी तरह की कोई भी छुट्टी नहीं मिलेगी। यानी आपकी खुद की शादी हो तो उसे पोस्टपोन करिए, भाई की शादी है तो वीडियो कैसेट से काम चलाइएगा, आपको छुट्टी नहीं मिल सकती। छठवीं कंडीशन इस बैच की ये है, आप पर ये 1% भी भरोसा नहीं किया जा सकता कि आप प्रॉपर होमवर्क करेंगे, घर जाके हम जितना कहते हैं उतना पढ़ेंगे। इसलिए हम लोग किसी भी सब्जेक्ट को अगर 1 घंटे पढ़ा रहे हैं तो उसके ठीक बाद अगले 1 घंटे, आधे घंटे, 1.5 घंटे उसकी प्रैक्टिस यहीं पर कराएंगे। और वो प्रैक्टिस का पैटर्न बिल्कुल डिफरेंट होगा। वो पैटर्न कैसा होगा, ये हमारा डिजिटल बोर्ड यानी इंटरेक्टिव पैनल लगा हुआ है, इस पर क्वेश्चंस चल रहे होंगे मूवी की तरह। एक क्वेश्चन आएगा, वो कुछ सेकंड्स तक यहां रहेगा, फिर दूसरा आएगा, फिर तीसरा आएगा, और आपके हाथ में सिर्फ OMR शीट होगी, आप उससे सॉल्व कर रहे होंगे और उतने ही सेकंड्स का समय आपके पास होगा और टीचर आपके इर्द गिर्द आपके सिर पर घूम रहा होगा। तो एक प्रेशर भी होगा, आप नजरअंदाज नहीं कर सकते, आप क्वेश्चन को छोड़ नहीं सकते। और ऐसी ट्रेनिंग जबरदस्ती भी अगर आपको 4 से 5 महीने करा दी जाए तो जैसे बचपन में 2 का पहाड़ा रट जाता था, वैसे चीजें रट जाएंगी। कभी कभी ऐसा करना पड़ता है, कुछ बच्चों के लिए करना पड़ता है जो बहुत ज्यादा जागे हुए नहीं है, बहुत ज्यादा उनको दुनिया का पता नहीं है। बाकी इसमें सबसे मेन बात, हमारे सामने जो क्वेश्चंस देखने को मिले, मेरे पिछले वीडियो में इसका मैंने काफी जिक्र किया, तो उसमें कुछ क्वेश्चंस लोगों की कुछ क्वेरीज मिली जिसमें बताया गया कि सर आपने ये नहीं बताया कि इसमें हॉस्टल की सुविधा मिलेगी या नहीं मिलेगी, इसमें टीचर्स किस तरह से पढ़ाएंगे, पैटर्न क्या होगा, कितने लोग पढ़ाएंगे। तो मैं कुछ डाउट्स आपके क्लियर कर देता हूं। जैसे मैं पढ़ाने की अगर बात करता हूं तो सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन वाला सब्जेक्ट है कि साहब GS कौन पढ़ाएगा, एक आदमी पढ़ाएगा, 2 पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे, कौन पढ़ाएगा, मैथ वाला ही तो नहीं कि GS पढ़ाएगा। तो GS का मामला ऐसा है कि GS पढ़ाने के लिए एक आदमी फॉर्मेलिटी पूरी कर सकता है, सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ा दे प्रॉपर। अब आप सोचकर देखिए कि जिस आदमी की हिस्ट्री ऑप्शनल रही हो IAS के एग्जाम में, उससे कहो कि भाई आप कंप्यूटर पढ़ाइए, तो मेरी समझ से प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। होने के लिए एक आदमी माहिर होता है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स का विद्वान होता है, लेकिन फिर भी हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, ज्योग्राफी है, जनरल साइंस है, क्या क्या पढ़ाएगा एक आदमी। तो हमारे यहाँ बहुत बड़ी टीम है, स्पेसिफिक लोग हैं और ऐसे लोग हैं जिनका मूल सब्जेक्ट है वो। तो एक टीचर हैं जो आपको मूल विधि, संविधान यानी आपका पूरा का पूरा पार्ट पॉलिटिकल साइंस का कंप्लीट कराएंगे, प्लस इसमें हिस्ट्री की भी बात करेंगे क्योंकि हिस्ट्री उनका बहुत पसंदीदा सब्जेक्ट है। यानी केवल 2 सब्जेक्ट पढ़ाएंगे एक टीचर। एक दूसरे टीचर हैं जो आपको ज्योग्राफी और इकोनॉमी की बात करेंगे, सिर्फ ये 2 सब्जेक्ट एक दूसरे टीचर पढ़ाएंगे। अब बात करते हैं जनरल साइंस की। जनरल साइंस की बात करें तो जिसमें फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और बायो है, इसके लिए एक टीचर अलग है। और 2 से 3 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के भी आते हैं, उसके लिए एक टीचर अलग है। यानी 4 लोग होंगे जो सिर्फ GS पढ़ाएंगे आपको, क्योंकि GS को लेकर हम लोग बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। हालांकि GS को लेकर बहुत सारे लोगों का ऐसा तर्क है, ऐसा मानना है कि यूपी पुलिस में तो सिलेक्शन केवल रीजनिंग और हिंदी के बेस पर हो जाएगा। तो मैं समझता हूं कि ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। हर सब्जेक्ट का अपना महत्व है, हर सब्जेक्ट की अपनी वैल्यू है। रीजनिंग और हिंदी स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं, आपको मेरिट में लेकर तो जा सकते हैं, लेकिन दोनों काम नहीं कर सकते कि आपका बेस भी कंप्लीट कर दें ये और आपको मेरिट में भी पहुंचा दें। बेस तक तो हर सब्जेक्ट कम से कम आना चाहिए। यानी हिंदी और रीजनिंग के अलावा मैथ्स में और GS में भी आपके मार्क्स कम से कम उतने तो आने चाहिए जितने एक कॉमन विद्यार्थियों के देखने को मिलेंगे। इसी तरह की समस्या आप लोगों को हिंदी में देखने को मिलेगी, जिसमें हिंदी का व्याकरण,
और हिंदी साहित्य, ये दो पार्ट बिल्कुल अलग हैं। एक आदमी ऐसा है जिसका ग्रामर अच्छा है लेकिन लिटरेचर अच्छा नहीं है, दूसरा ऐसा है जिसका लिटरेचर अच्छा है लेकिन ग्रामर अच्छा नहीं है। जनरली ऐसे लोग हमें देखने को नहीं मिलते जिनके ये दोनों पार्ट बहुत अच्छे हों। इसलिए हमारे यहाँ एक टीचर आपको हिंदी व्याकरण पढ़ाएंगे और एक दूसरे टीचर हिंदी साहित्य या हिंदी भाषा का इतिहास पढ़ाएंगे। और ये आप लोग जानते हैं कि 10 से 12 क्वेश्चन आपको केवल लिटरेचर से मिलते हैं, हिंदी साहित्य या हिंदी भाषा के इतिहास से मिलते हैं। बात करते हैं मैथमेटिक्स की, तो मैथमेटिक्स का वेटेज बहुत ज्यादा नहीं है। 18 to 19 क्वेश्चंस मैथमेटिक्स के मिलेंगे। आसान आते हैं, लिमिटेड क्वेश्चंस आते हैं, लिमिटेड टॉपिक्स आते हैं, लेकिन फिर भी प्रैक्टिस हमें इसमें बहुत अच्छी करनी पड़ेगी। इसको भी नजरअंदाज बिल्कुल नहीं किया जा सकता। और बात की जाती है रीजनिंग की, तो रीजनिंग मैं खुद पढ़ाता हूं और मैं समझता हूं कि हमारा इंस्टीट्यूट रीजनिंग के लिए बहुत फेमस है। रीजनिंग पढ़ने मेरे यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं, 1000 से 1500 लोग मैं रोजाना सिर्फ रीजनिंग के लिए पढ़ाता हूं। तो अगर मैं रीजनिंग की बात करता हूं तो अकेला रीजनिंग का पार्ट 56 to 57 क्वेश्चंस का है, जिसमें मुझे बहुत अच्छे से आता है कि 57 में से 57 मार्क्स कैसे आते हैं। तो रीजनिंग के लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। मैं लोगों से अक्सर कहता हूं कि मेरे यहां ठीक से अगर कोई 4 महीने पढ़ ले रीजनिंग तो रीजनिंग का मास्टर बना देता हूं। 2 बार रीजनिंग पढ़ ले ठीक से तो नौकरी मिले ना मिले कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि अदर सब्जेक्ट का भी रोल होता है, लेकिन रीजनिंग पढ़ा के 50,000 रुपए बड़े आराम से कमा सकता है। तो इस तरह से तो सब्जेक्ट्स का रहेगा। रोजाना 6 घंटे से 10 घंटे हमारी क्लास चलेगी। एक प्रश्न ज्यादातर लोगों का था कि सर इसमें आप हॉस्टल प्रोवाइड कराएंगे क्या, रहने की सुविधा होगी या नहीं होगी। तो देखिए, इंस्टीट्यूट की तरफ से कोई भी रहने की किसी भी तरह की सुविधा हमारे पास नहीं है, लेकिन यहाँ बहुत सारे हॉस्टल्स भी हैं। बहुत सारे लोग एज ए पेइंग गेस्ट आपको रूम्स प्रोवाइड कराते हैं। तो अभी यहाँ काफ़ी रूम्स आपको मिल जाएंगे और नज़दीक में नहीं तो थोड़ा बहुत दूरी पर मिल जाएंगे। तो रहने को लेकर हमारी व्यक्तिगत कोई व्यवस्था नहीं है। बात करते हैं फीस के बारे में, तो इस तरह के बैचेस के नाम पर लोग लाखों में फीस मांगते हैं। कोई लाख मांगता है, कोई 50,000 मांगता है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। सामान्य मजदूरी पर काम किया जाएगा, यानी एक जनरली जो फीस होती है उससे थोड़ी बहुत ज़्यादा फीस हो सकती है, क्योंकि उसमें इतने एफर्ट्स लगाएंगे। आपकी प्रॉपर हर सैटरडे टेस्ट पेपर होंगे, उसका डिस्कशन होगा, आपके डाउट सेशन चलेंगे, आपका पर डे 2 घंटे प्रैक्टिस चलेगी। इस तरह का जो काम होगा, इस तरह से जो तैयारी होगी, यानी जो एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाए जाएंगे, उसकी कीमत आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा पे करनी पड़ेगी। लेकिन मैं ये दावे से कह सकता हूं कि अगर आप इस बैच में एनरोल्ड होते हैं तो गारंटी के साथ आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एक ही तरीका है बस, इस बैच से बंदा भाग सकता है, बाकी दूसरा कोई तरीका नहीं है कि वो पढ़ने से बच पाए। वो बच नहीं सकता। इस बैच में अगर आ गया तो उसको पढ़ना ही पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो हमारा बैच अभी इसी 25 को स्टार्ट हो रहा है, इसी 25 को स्टार्ट हो रहा है, और जिसकी टाइमिंग आपको शायद मैं बता चुका हूं, 1 बजे से 7 बजे तक, यानी दोपहर में 1 बजे तक, 1 बजे से 7 बजे तक कंटिन्यूसली चलेगा। और अगर हमें नोटिफिकेशन में पता लगता है कि समय कम है हमारे पास, तो इसकी टाइमिंग बढ़ भी सकती है, यानी फिर ये 11 बजे से शाम को 7 बजे तक भी हो सकता है और सुबह से भी शाम तक हो सकता है। तो आप 25 से पहले इसके लिए आप आ सकते हैं, एडमिशन अपना ले सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे एडमिशन ऑलरेडी हो चुके हैं और हमें इस बैच में ओनली 100 स्टूडेंट ही बिठाने हैं, ज़्यादा नहीं बिठाने। एक बेंच पर जनरली हम लोग 4 लोग बिठाते हैं, 4 स्टूडेंट बिठाते हैं, लेकिन इस बैच में सिर्फ 2 ही लोग बिठाएंगे, क्योंकि प्रैक्टिस के समय, टेस्ट पेपर के समय अगर हम 4 बिठाते हैं तो मैं नहीं समझता कि ठीक से प्रैक्टिस हो पाएगी। ठीक है, तो ओनली 100 एडमिशन हमें लेने हैं, तो आप जल्दी से अपना एडमिशन ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।